हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 11वीं की सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है जी संघवाद। ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 11th की सामाजिक विज्ञान का हर एक चैप्टर में अपलोड कर चुका हूं। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूं। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में टाइम नहीं है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका 90 to 95% जो सिलेबस है ना, या जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो इसी के अंदर से होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ या वीडियो के अंदर से ही होगा। 100% मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 95% जो पेपर है वो छप के आएगा, बिल्कुल डिट्टो। ओके। और मान लो आपने चैप्टर वगैरह क्लियर कर लिया, आपको रिवाइज वगैरह करना है, तो रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है जी एमसीक्यू। ठीक है। मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी अपलोड किए हैं। ठीक है। तो मान लो आपका चैप्टर नंबर 1 एकदम क्लियर है, आपने अच्छे से कर रखा है, आपको रिवाइज करना है, तो एमसीक्यू वाली वीडियो खोलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको खोलोगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन होंगे, आंसर का आंसर देने का खुद ट्राई करना। ओके। और उसके बाद आगे करना और देखना है कि इसका रियल आंसर है क्या। इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, कौन सा टॉपिक वीक है आपका, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको। ठीक है। चलो, अब आ जाती है जी अपने चैप्टर पे। ठीक है। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जी संघवाद। संघवाद का क्या मतलब होता है? बड़ा सिंपल है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है और सत्ता भी इन स्तरों पर बटी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, भारत। ठीक है। भारत को एक संघवाद वाला देश माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भी जो सरकार है वो दो या दो से ज्यादा स्तर की है। कैसे? एक तो सबसे पहले होती है केंद्र सरकार। यस और नो? केंद्र सरकार कौन होती है? जो पूरे देश पर रूल करती है। इस टाइम किसकी केंद्र सरकार है? बीजेपी की। ठीक है। तो हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और दूसरी होती है जो प्रांतीय लेवल पे होती है, जैसे कि राज्य सरकार कह सकते हो जिसको, जैसे कि आप, है ना। राज्य सरकार क्या होती है? जो एक राज्य पर रूल वगैरह बनाती है। ठीक है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। ओके। और हमारे जो सीएम है वो है जी अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हमारे सीएम है। तो इसका मतलब क्या समझ आया संघवाद का? और देखो, पावर भी डिवाइडेड है। केंद्र सरकार जो काम कर सकती है वो राज्य सरकार नहीं करेगी, जो राज्य सरकार काम कर सकती है वो केंद्र सरकार नहीं करेगी। तो पावर भी इनमें बटी हुई है। समझ आ गया ना आपको? सिंपल था ये लाइन तो। चलो, अब बात करते हैं हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल टपकने वाला है, 100% मैं आपको कह सकता हूं। क्योंकि देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ अगर मैं किसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ ना, तो उसे कुछ भी हो जाए छोड़ के मत जाना भाई। कुछ भी हो जाए। ठीक है। चलो जी। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। इसका मतलब है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है ना, या भारत जो है ना, वो एक संघात्मक देश है। भारत में संघवाद है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलता है कि भारत में संघवाद है? तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो नीचे लिखी हुई है, ये जो अभी हम पॉइंट पढ़ेंगे, ये उन्हीं देशों में होती है जहां पर संघवाद है। अब ये कौन कौन से पॉइंट है, पढ़ना शुरू करते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता। जो भी एक संघवाद वाला देश होता है ना, वहां पर सबसे ऊपर संविधान को माना जाता है। और भारत में भी सबसे ऊपर संविधान को माना जाता है। इसका मतलब भारत भी एक संघवाद वाला देश है। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। कुछ भी संविधान से ऊपर नहीं है। यस और नो? चलो, सेकंड पॉइंट है दोहरी शासन प्रणाली। हर एक संघवाद वाले देश में दोहरी शासन प्रणाली होती है, और भारत में भी दोहरी शासन प्रणाली है। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया तो आपको, क्या बताया मैंने, कि एक केंद्र सरकार होती है जो पावरफुल होती है, और प्रांतीय सरकारें भी होती है जिसमें राज्य की सरकारें वगैरह भी होती है। तो एक ही बंदे पे दोनों रूल करती है। एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं हूं, अब मेरे को अपने सीएम जी की बात भी माननी पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी की बात भी माननी पड़ेगी। जो भी वो रूल बनाएंगे, जो वो कहेंगे इस एरिया में नहीं जा सकते, ये इस एरिया में नहीं जा सकते आप, है ना, जो भी है, ये मेरे को उनकी बात भी माननी पड़ेगी। और मेरे को मेरे पीएम जी की बात भी माननी पड़ेगी, मोदी जी की बात भी माननी पड़ेगी। अगर वो बोले कि आप ये कर सकते हो, ये स्कीम है, ये तो समझ गए ना आप? तो यानी दोहरी शासन प्रणाली, एक ही बंदे पे दो सरकारें रूल करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। हर एक संघवाद वाले देश में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होती है, और भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय है जो कि स्वतंत्र है ना। अ, स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? जो किसी के दबाव में आकर काम ना करे। ठीक है। और सर्वोच्च क्या, मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर। ठीक है। अगर भारत के अंदर कभी भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मान लो कोई लफड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब लड़ाई हो जाए, कोई विवाद हो जाए, दिल्ली वाली बातचीत आ गई थी थोड़ी, है ना, भावनाएं आ गई थी, बट ठीक है ना, समझ गए ना। मान लो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद वगैरह हो जाए, तो उसको निपटाने का काम जो होता है वो हमारे संविधान का होता है, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय का होता है। एग्जाम्पल दूं, मान लो जी केजरीवाल जी आते हैं और वो बोलते हैं कि जी अब से ना दिल्ली के नोट अलग छपेंगे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं सकती इस पर। ठीक है। अगर वो छापने लग जाए तो केंद्र सरकार जाएगी न्यायालय के पास, देखेगी, बोलेगी देखो यार ये क्या कर रहे हैं, इनकी पावर में तो है ही नहीं है, क्यों अपने नोट छाप रहे हैं, है ना।
और मैं आपको बता दूं बटे हुए हैं। एक्चुअल में केंद्र सरकार क्या क्या काम कर सकती है, ये ना एक लिस्ट बना रखी है, अभी हम उस पर बात करेंगे। और राज्य सरकार क्या क्या काम कर सकती है, वो लिस्ट बना रखी है। तो ये जो नोट छापना होता है ना, ये केंद्र सरकार की पावर में आता है, बट अगर राज्य सरकार छापती है तो न्यायालय उसको रोकता है। यस और नो? और कोई भी विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो वो न्यायालय ही सुलझाता है। चलो, नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। थोड़ी देर पहले अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे हर एक संघवाद वाले देश में ना पावर को डिवाइड किया गया होता है, और भारत में भी पावर को डिवाइड किया गया है। कैसे? भारत में ना 3 सूचियाँ बनाई गई है, 3 नहीं है वैसे तो 4 है। बताऊँगा एक और लास्ट वाली कौन-सी है, बट 3 सूचियाँ हैं मेन-मेन। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है? जो केंद्र सरकार है ना, वो संघ सूची क्या होती है? ये एक सूची है, एक लिस्ट है, और लिस्ट में वो सारे के सारे टॉपिक लिखे गए हैं, जिन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और उसमें टोटल 97 टॉपिक है। कौन-कौन से टॉपिक है? जैसे कि लेट्स अज्यूम मैं आपको बताता हूँ, आर्मी हो गया। आर्मी पे कौन? कोई राज्य बना सकती है कानून? नहीं, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है आर्मी पे, हमारे डिफेंस वगैरह पे, है ना? और अपने क्या कहते हैं, नोटबंदी, नोट पे लेकर, बैंक को लेकर, है ना? फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ये सारी की सारी, विमान खरीदना है किसी देश से, है ना? तो ये सारी की सारी जो होती है, वो हमारी संघ सूची के अंदर ही आती है। टोटल 97 विषय हैं इसके अंदर, उस लिस्ट में। अभी दिखाऊँ या लिस्ट आपको दिखाऊँ? ये है वो जो लिस्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसमें कुछ ही लिखे हुए हैं, बट टोटल मिला के 97 है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है ना? चलो, राज्य सूची क्या होती है? जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें टोटल 66 टॉपिक है, और इसमें क्या-क्या आते हैं? जैसे कि वो हॉस्पिटल की देख-रेख, है ना? रोड वगैरह, समझ गए ना? राज्य सूची के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है डे टू डे, वो। संवर्ती सूची क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। संवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है, जिसमें वो विषय आते हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। बट अगर कभी विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा। एग्जाम्पल दूं, मान लो कि दिल्ली में है ना, आपको जैसे कि मान लो अभी है ना, हमारी केंद्र सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है एडुकेशन के ऊपर, ठीक है? एडुकेशन के ऊपर, और उसी टाइम में जो हमारी राज्य सरकार है दिल्ली की, वो भी एडुकेशन पर कोई पॉलिसी लेकर आ जाती है, और दोनों की पॉलिसी मैच नहीं है, बिल्कुल अलग-अलग है। तो किसकी पॉलिसी चलेगी? केंद्र सरकार की पॉलिसी चलेगी। क्यों? क्योंकि जो एडुकेशन है, वो एक संवर्ती सूची का टॉपिक है, और जो भी संवर्ती सूची के टॉपिक होते हैं ना, उन पर कानून तो दोनों बना सकती है, बट अगर दोनों ही एक समय पर ही दोनों सेम कानून बना दे, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का कानून चलेगा, ठीक है? और टोटल मिला के हमारे भारत के संविधान में संवर्ती सूची में 47 विषय लिखे हुए हैं, ठीक है? टाइम टू टाइम कभी चेंज भी हो जाते हैं। चलो, आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि एक हरी नागरिकता। मैं आपको बता दूं, भारत का जो संविधान है ना, या भारत के जो संविधान के अंदर है ना, हमें एक हरी नागरिकता दे रखी है। इसका मतलब हम भारत के अलावा एक ही समय पर किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते। ठीक है, मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। हम बात करते हैं अपने पड़ोसी के बारे में, प्यारे पड़ोसी प्यारे पड़ोसी के बारे में। प्यारा तो क्या ही है, क्या ही बोले अब इसके बारे में। एक कंट्री है पाकिस्तान, ये जो पड़ोस में पड़ती है, अभी तो दिक्कत है ना, मतलब बाढ़ वगैरह आ रखी है। हम देखो, नॉर्मल लोग अगर कुछ हो रहा है उनको, तो फिर तो नॉर्मल लोग से हमें क्या दिक्कत है? वो जो आतंकवादी भेजते हैं उनसे भाई बहुत दिक्कत है, वो ना भेजे बस। बाकी नॉर्मल लोग तो हर जगह खुश रहे, है ना? कहाँ पर थे अपन? इस पे, पड़ोस पे, पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान में देखो कितना गंदा सिस्टम है, मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान के अंदर है दोहरी नागरिकता है, यानी एक बंदा एक वक्त पे पाकिस्तान का नागरिक भी रह सकता है और कनाडा का भी रह सकता है। आपको मजे की बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं ना, वो कनाडा के नागरिक भी हैं। तो यार, जब तुम एक जगह के हो नहीं सकते, मतलब अब तुम देखो, देशभक्ति का मतलब क्या होता है? पहले अपने देश के लिए करो, है ना? अब उनको पता है कि यार अब कोई दिक्कत हो गई, अपने कंट्री में निकल लेंगे हम, तो कनाडा निकल लेंगे, तो क्या वो देशभक्ति निभाएंगे? तो इसी वजह से हमारे भारत के अंदर क्या किया गया, एक हरी नागरिकता दी गई। भारत में बोला गया है कि एक ही नागरिकता है, अगर भारत छोड़ना है तो पूरा छोड़ दो, नहीं छोड़ना तो पूरे इंडिया के नागरिक बनो। ये बिचौलिया का काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ एक टाइम पे आप एक ही देश के नागरिक रह सकते हो। भारत में ये सिस्टम अपनाया है, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट सिस्टम लगता है मेरे को। ठीक है, आपकी वफादारी सिर्फ एक ही देश से हो सकती है एक समय पर, ठीक है? दो देश से वफादारी कभी नहीं हो सकती। चलो, नेक्स्ट है कि संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। जो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक ही संविधान है ना? समझ गए ना? देखो, दिल्ली के अंदर भी सेम कानून चलता है, केंद्र के लिए मतलब सेम संविधान चलता है, बुक वही है हमारी संविधान की। केंद्र में भी वही संविधान से चलता है, तो यानी एक ही संविधान है ना? अगर 18+ लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो वो भारत में हर जगह है। ठीक है, दिल्ली में भी वही है, केंद्र सरकार भी वही मानेगी, है ना? तो ये है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल में एकात्मक शासन हो जाता है। आपातकाल में एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है? कि मान लो कभी इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है,
या वॉर वगैरह हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो इस टाइम में ना सारी की सारी पावर जो होती है ना वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। ठीक है, सारी की सारी पावर जो है मैक्सिमम पावर केंद्र सरकार के पास चली जाती है और राज्य सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। तो ये भी एक फीचर है हमारे भारत के संविधान के अंदर जो संघात्मक यानी संघवाद के बारे में लिखा गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और ये है मेन मेन ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारतीय राज्य और संघवाद की आवश्यकता। क्वेश्चन ये आता है कि भारत जो है ना, भारत में संघवाद है। अच्छा, भारत में संघवाद क्यों है? राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, ऐसा क्यों किया गया? पहला रीजन था कि भारत जो है ना बहुत ही बड़ा देश है। ठीक है, और भारत में अच्छे से शासन चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होना, प्रांतीय सरकारों का होना, शक्तियों का बांटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। देखो, अगर क्या आपको लगता है कि भारत में अगर सिर्फ केंद्र सरकार होती क्या पूरे पूरे के पूरे देश पर कंट्रोल कर पाती? नहीं कर पाती। तो इसीलिए रीजन ये था कि भारत में संघवाद को इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और अच्छे से शासन चलाने के लिए केंद्र की शक्तियों को बांटना बहुत जरूरी था। इसको जरूरी कर लेना, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट है कि भारत का जो समाज है ना उसमें बहुत ही ज्यादा विविधताएं हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे, है ना, भाषा के नाम पे, कल्चर के नाम पे बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे कि जैसे कि मान लो मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हो। ठीक है, बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जो हिंदी बोलते तो हैं बट उनकी मेन लैंग्वेज हिंदी नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग गुजरात से हो सकते हैं, है ना, वो अपने वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने उड़ीसा से हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग राज्य से हो सकते हैं, तो विविधताएं बहुत है। ठीक है, तो इस विविधता को सम्मान देने के लिए ही संघवाद को बनाना या हमारे राज्य सरकार को बनाना इंपॉर्टेंट था। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया पॉइंट, मैं समझाता हूँ। एक ओणम त्योहार है, ठीक है ना। ओणम त्योहार एक अपने भारत के दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। तो आप अब देखना, अब ध्यान से सुनो, क्या ओणम की दिल्ली में छुट्टी होती है? जहां तक मेरे को पता है ना नहीं होती। जहां तक हमारे टाइम में ओणम की छुट्टी नहीं होती थी। बट ये बहुत ही ज्यादा मेन त्योहार है, मनाते तो हम भी हैं। ओणम वगैरह जो है बहुत ही जिसको नहीं पता, थोड़ा पढ़ना इनके बारे में। वैसे पढ़ाया गया होगा छोटी क्लास में, आपने पढ़ा होगा, कहानी सुनी होगी, वामन जो होते तीन पग भूमि मांगते हैं। चलो वो अलग बात है। तो बट भारत, दक्षिणी भारत में बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसकी छुट्टी दी जानी चाहिए। दक्षिणी भारत में छुट्टी दी जाती है, बट मान लो अगर भारत में सिर्फ एक केंद्र सरकार होती, वो बोलती भाई ओणम की तो छुट्टी मिलेगी नहीं है, तो फिर बुरा लगता ना, बहुत बुरा लगता। ऐसे ही बहुत सारे त्योहार है ना, एरिया वाइज होते हैं। तो इसलिए सब लोगों को समान अधिकार मिले, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उनके विविधता की रिस्पेक्ट हो, इसलिए भी संघवाद को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। यस और नो? मान लो जैसे कि कोई त्योहार है, होली है, मेरे को होली पे छुट्टी ना मिले, मेरे को बहुत दुख होगा। बट जहां तक मेरे को पता है कि बैंगलोर के अंदर या बैंगलोर के अंदर था, या मेरे दोस्त ने बताया था कि छुट्टी नहीं मिलती होली के दिन। तो समझ रहे हो ना, तो वहां पर नहीं मनाते, है ना, तो इसलिए छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर मनाते इसलिए छुट्टी। तो इसलिए विविधता की रिस्पेक्ट करने के लिए। तीसरा है, भारतीय राज्य की कल्पना एक लोकतांत्रिक राज्य की। और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत जो है वो आपको पता है, भारत का जब संविधान वगैरह लिखने की बात हुई थी, तब हमें कंफर्म हो गया था कि भारत को हम एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे जहां पर लोग वोट देकर अपनी सरकारों को चुने। तो हर एक लोकतांत्रिक देश में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर संघीय व्यवस्था हो, वहां पर पावर बटी हुई हो। तो हमारे भारत के अंदर लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में संघवाद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने संघवाद को अपनाया। ठीक है, चलो। ये कुछ दो आर्टिकल हैं, दो अनुच्छेद हैं, ये करके चले जाना यार, इंपॉर्टेंट है थोड़े से, एक एक मार्क्स में कभी कभार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो अनुच्छेद एक में क्या लिखा हुआ है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद एक बताता है। ठीक है, अनुच्छेद दो क्या बताता है? वो बताता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसका मतलब है कि एक देश और मतलब एक राज्य का क्षेत्र वो होगा जो कि अनुच्छेद एक में लिखा गया है, ये समझ लो आप। ठीक है, अनुसूची एक में, या अनुसूची सॉरी अनुसूची एक में या पहली अनुसूची में जो जो चीजें लिखी गई है, उसी से हमें सुनिश्चित होता है कि एक राज्य का कितना क्षेत्र रहेगा। ठीक है, चलो। अब हमें पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि भारत के अंदर एक संघवाद है ना, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार बटी हुई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में राज्य सरकारें ज्यादा पावरफुल है या केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, आप क्या बोलोगे? सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, हर चीज में केंद्र सरकार की चलती है। अब चलो,
मैंने तो बोल दिया कि जहाँ केंद्र सरकार ज़्यादा, कैसे पता चलता है हमें केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है? तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है? ये मेन है कि संवैधानिक प्रावधान जो सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना करते हैं, तो संविधान में ना कुछ ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हमारी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। कौन-कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है, या मैं कहूँ संसद के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी राज्य का एरिया छोटा या बड़ा कर सकती है। जैसे कि यूपी का एरिया छोटा या बड़ा कौन कर सकता है? वो केंद्र सरकार कर सकती है। तो यानी ज़्यादा पावरफुल कौन हो? यूपी की सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। तो यानी इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि हाँ जी, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी बात है कि मान लो अगर कभी आपातकाल आ जाए, तो आपातकाल अगर आ जाता है ना, तो राज्य की पावर नहीं चलती, सिर्फ केंद्र की पावर चलती है। और इससे भी हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, कि अगर मान लो आपातकाल आ जाता है, तो सिर्फ केंद्र सरकार का ही रूल चलता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। तीसरा है कि केंद्र सरकार के पास अनंत प्रभावी, अच्छा अनंत हो गए, मतलब केंद्र सरकार के पास वित्तीय शक्तियाँ और मतलब बहुत ही ज़्यादा के पास वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त है। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, उनके पास ज़्यादा पावर है पैसे से रिलेटेड, ठीक है जी। आप मैं आपको एक बात पता है, जो केंद्र सरकार है ना, वही एक्चुअल में राज्य सरकार को पैसे देती है बहुत बार। जैसे कि मान लो दिल्ली है, दिल्ली में जो टैक्स कलेक्ट होता है राज्य सरकार के पास, मान लो वो खत्म हो जाए, किसके पास जाएंगे वो पैसे मांगने के लिए? फिर वो जाएंगे केंद्र सरकार के पास। तो इससे भी हमें पता चलता है कि पैसे के मामले में भी केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि प्रमुख संसाधन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ पहले, राज्यपाल होता कौन है? राज्य जो राज्यपाल होता है ना, वो केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है। जैसे कि मान लो मैंने बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में सीएम कौन है? आम आदमी पार्टी के, है ना? तो सीएम के ऊपर भी एक पर्सन होते हैं जिनको हम कहते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल को पता है कौन चुनता है? वोट नहीं होता राज्यपाल का, राज्यपाल को चुनते हैं जी केंद्र सरकार, है ना? तो केंद्र सरकार बीजेपी की है, और हमारी दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है? तो हमारे राज्यपाल जो है वो बीजेपी चुनती है, तो राज्यपाल ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार की सुनेंगे। और सिर्फ बीजेपी के केस में नहीं, सबके केस में होता है, ठीक है? कहीं आप बोलोगे नहीं सर बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर सरकार यही करती है। आप किसी भी सरकार का नाम लो, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। बहुत बार तो सरकारें ही गिरवा देते हैं। तो चलो एक केस भी बताता हूँ मैं आपको। ये बात है 1959 की, ठीक है? केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार, ठीक है? ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्लास 12 में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है इसके बारे में, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, केरल के अंदर है ना सीपीआई की वो आ गई, गवर्नमेंट आ गई। तो उन्होंने सीपीआई की गवर्नमेंट को हटा दिया, दोबारा इलेक्शन करवाए। तो यानी अपनी पावर का ज्यादा फायदा उठाया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है, यानी राज्यपाल के पास इतनी पावर है कि चाहे ना तो वो राज्य सरकार को हटा सकता है, और हटाने की सिफारिश वो राष्ट्रपति को भेज सकता है। मतलब राज्यपाल चाहे तो, मान लो हमारे दिल्ली के जो राज्यपाल है वो चाहे तो वो राष्ट्रपति को बोल सकता है कि जी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, हटा दो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार राज्य विधानसभा द्वारा अच्छा, अगर केंद्र जैसे ना राज्य भी कुछ कानून बनाते हैं, ठीक है? तो राज्य भी जो कानून बनाते हैं ना, उन पर भी एक मतलब साइन होना होता है, कि राज्य जो भी कानून बनाती है उस पर भी साइन होना होता है। किसका? हमारे राज्यपाल का, या मैं कहूँ राष्ट्रपति से भी अनुमति ली जाती है वैसे तो। बट आप मान लो कि जो भी राज्य के अंदर कानून बनाए जाते हैं ना, उसकी परमिशन आपको राज्यपाल से लेनी पड़ती है। तो राज्यपाल तो मना भी कर सकता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जी हमारे केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है? और कानून को लेकर भी ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। बट मैं आपको बता दूं, विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार चाहे तो वो राज्य सरकार के किसी भी विषय पर भी कानून बना सकती है। यस सर नो? तो इससे हमें बट उल्टा नहीं हो सकता, राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून नहीं बना सकती। तो यानी इससे भी पता चलता है कि जी केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं, लिख लो, डिट्टो आएगा एग्जाम में, ठीक है? नेक्स्ट है कि हमारी जो प्रशासकीय है व्यवस्था है ना, वो एक हरी है। एक हरी का मतलब होता है कि जैसे कि ओके, अब किसी भी देश में एक हरी का मतलब होता है कि जो भी हमारे भारत के बड़े बड़े आईएएस है, आईपीएस है ना, वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं हमारे केंद्र सरकार के अंडर, ठीक है? उनको हटाने का, उनको लगाने का काम जो होता है वो हमारी केंद्र सरकार का होता है। यूपीएससी वगैरह जो होते हैं ना,
जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सारे केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि अगर हमारे देश के अंदर कभी मार्शल लॉ लग जाए ना, तो उसमें भी केंद्र सरकार के पास ही सारी पावर आ जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि भारत के संविधान में केंद्र को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, क्या क्या पावर दे रखी है, और मतलब कौन कौन सी पावर दे रखी है मैंने बता दिया। कम से कम इसमें 5 पॉइंट तो करके जाना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आने वाला है। चलो, ये कुछ टॉपिक दे रखे हैं। संघ सूची में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, प्रतिरक्षा किस में आता है ना, जो हमारा एटॉमिक एनर्जी है, विदेशी मामले, युद्ध वगैरह, ये बैंकिंग वगैरह किस में आता है, रेलवे वगैरह, है ना। तो ये बाकी कृषि, पुलिस, जेल खाना, ये सारा का सारा राज्य सूची में आता है। संवर्ती सूची में भी शिक्षा, कृषि वगैरह आता है। एक होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा सिंपल है। देखो, जब हमारा भारत का संविधान बना था, कब बना था? भारत के संविधान बनाने के लिए पहली मीटिंग कब हुई थी? ये मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने। तो जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था ना, तब उस टाइम कंप्यूटर तो था नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड फ्रॉड भी नहीं थे, इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, हरेसमेंट वगैरह जो साइबर बुलिंग होती है, साइबर क्राइम होता है, ये नहीं था। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अवशिष्ट शक्तियों में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पहले नहीं थे जब हमारा संविधान बना था, बट अब है। ठीक है, तो जैसे साइबर क्राइम है ना, ये लिखो, लिखा भी है साइबर कानून, है ना। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। और इस पर कानून कौन बना सकती है? केवल केंद्र सरकार। ठीक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है जी, चलो अब आते हैं जी आगे कि संघीय व्यवस्था में तनाव। अब मैं आपको बता दूं, भारत में जो संघवाद है ना, उसमें थोड़ी दिक्कतें भी आती रहती है। क्या क्या दिक्कतें हैं वो हम देखेंगे। पहले तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों में थोड़ी दिक्कतें आती है, अभी वो हम देखेंगे। बट पहले ये पढ़ते हैं कि भारत के संविधान ने केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की है, जबकि राज्य में शासन चलाना और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मैंने आपको बताया ना कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दे रखी है, और राज्यों में शासन चलाने का काम जो है वो राज्य सरकार को होता है। इस वजह से समय समय पर जो है वो पावर को लेकर, स्वायत्ता का मतलब पावर को लेकर, शक्तियों की मांग को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ों में राज्य और केंद्र के बीच में जो है वो तनाव हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है। ठीक है, अब वो किस किस चीज़ों को किस किस चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक यही, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव जो है वो मतलब कब कब वो होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो पहले लिखना कि केंद्र और राज्य के संबंधों की वजह से उत्पन्न होते हैं। अब क्यों उत्पन्न होते हैं, देखो, पहला है वित्तीय स्वायत्ता को लेकर, पैसों को लेकर। ठीक है, राज्यों की आय जो होती है वो साधन सीमित होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार है ना, राज्य ज्यादा पैसों की डिमांड करती है। ओके, तो उसको लेकर वो किससे मांग करेगी? मैंने आपको बताया, पैसे से रिलेटेड पावर तो केंद्र सरकार के पास है। तो कभी कभार केंद्र सरकार मना कर देती है, तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कि भाई हमें आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, है ना। जैसे मान लो दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली में बहुत बार भी हुआ है। दिल्ली में जो क्योंकि फंड अलॉट किया जाता है, अब क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर देती है, तो वो बोलती है कि जी हमको पैसे दो, है ना, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार बोलती है नहीं है, नहीं दे रहे, बाद में देंगे, ऐसा कुछ भी बोल सकती है ना। तो वहाँ दिक्कतें क्रिएट हो जाती है। वैसे तो दे देती है जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं। किसी किसी केस में अटक जाता है, ये बात ठीक है। तो वित्तीय सहायता को लेकर, पैसों को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दिक्कत हुई थी। केंद्र सरकार बोलती है पैसे दो, राज्य सरकार बोलते हैं पैसे दो, केंद्र सरकार बोलती है अभी अभी तो दिए थे यार, खर्च कर दिए क्या। चलो, नेक्स्ट है प्रशासनिक स्वायत्ता को लेकर। मतलब राज्य सरकार दैनिक प्रशासन के मामले में अधिक स्वायत्ता चाहते हैं, राज्य केंद्र सरकार से अधिकार व शक्तियां चाहते हैं। इसका मतलब है प्रशासनिक स्वायत्ता को लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं एक राज्य के अंदर, वो किसके अंदर आते हैं? जैसे आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर किसके अंदर आते हैं? वो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो सुनते हैं सिर्फ केंद्र सरकार की, तो वहां पर दिक्कतें क्रिएट हो जाती है। राज्य सरकार बोलती है भाई ये हमारा भी राज्य है, थोड़ी पावर हमको भी दो, हमारी भी बातें सुन लो। तो इस चीज़ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव चलता रहता है। केंद्र सरकार बोलती है नहीं जी ये हमारी बात सुनेंगे, राज्य सरकार बोलती है नहीं है हमारी बात सुनेंगे, ऐसा। तीसरा है कि सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे को लेकर भी दिक्कतें चलती रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पता है, बचपन में मैं सोचता था कि बेवकूफ़ लोग होते हैं जो इस चीज़ को लेकर लड़ते हैं, बट जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है यार लड़ते हैं लोग इसको लेकर भी। क्या चीज़ है वो? बहुत सारी जो राज्य हैं वो हिंदी भाषा का भी विरोध करते हैं। ठीक है, उसको लेकर भी लड़ाई चलती रहती है। ओके, अ, ये बात मेरे को बहुत ही फ़नी लगती है मतलब ये क्या मतलब, भाषा को लेकर लड़ने का क्या सेंस है, ये मेरे को कभी भी समझ नहीं आता। बट कुछ-कुछ हाँ, ये बात सही भी है, कभी-कभार जो है वो भाषा को लेकर ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 1956 की बात है, एक बार क्या हुआ था, पार्लियामेंट केंद्र सरकार उसने बोल दिया कि अब सब कुछ है ना हिंदी में छपेगा।
ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये मेरे को खुद लगा यार, ये तो बहुत गलत है। क्यों गलत है? अब हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी मेन लैंग्वेज नहीं है, जिनको हिंदी बोलने में और लिखने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है? जैसे कि अपने तमिलनाडु में देख लो, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं बोलनी आती हिंदी। तो बहुत सारे एमपी, एमएलए आए होंगे वहाँ से। तो यार वो एक दिन में हिंदी कैसे सीख लेंगे? ये तो गलत है ना, ये चीटिंग है ना? तो ये गलत लगा मेरे को, ठीक है? बट फालतू में हिंदी को मतलब क्रिटिसाइज़ करना या दूसरी भाषा को क्रिटिसाइज़ करना, ये गलत है। जो जेन्युइन रीज़न है वो रखो, जैसे ये वाला रीज़न पार्लियामेंट वाला कि एक ही दिन के अंदर ये पास कर दिया कि जी कल से सब हिंदी बोलेंगे, कल से सब कुछ हिंदी में छपेगा। ये गलत लगा मेरे को। है ना? बट मेरे को लगता है कभी-कभार जो है वो राज्य सरकार भी फ़ायदा उठाने के लिए कभी एक्सट्रीम ले जाती है, लड़ाइयाँ करवा देती है, ये हिंदी भाषी लोग हैं, ये हम पे थोप रहे हैं। है ना? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ़ हिंदी बोलता हूँ, मेरी मेन लैंग्वेज भी कुछ और है, ठीक है? तो राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ मैं। वैसे तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको। तो अ, लैंग्वेज को एक वे ऑफ कम्युनिकेशन तक ही रखो ना, तभी अच्छा रहता है, ठीक है? जब तक फिर उसके बाद है ना, आप अगर देखो, चलो यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अ, जो टॉपिक काम का नहीं है, वो अपने काम का नहीं है फिर, है ना? तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो जब आएगा तब बात करेंगे 12th में इसके बारे में अच्छे से डीप में, है ना? या खाली टाइम में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक और बात यार, एक बात याद आई मेरे को कि आपको मैं बता दूँ कि हमारे डिफरेंट-डिफरेंट चैनल हैं, जैसे कि एक तो पता ही होगा आपको मेन पॉइंट टेक, एक खुल रहा है एक बार पेज, ठीक है? तो मेन पॉइंट टेक, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करो ना करो वो तो छोड़ दो, आप उसकी बात तो मत करो कि सब्सक्राइब करना ही करना, नहीं करना वो आपकी मर्जी है। बट ये चैनल मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके, वेबसाइट बना के, एनिमेशन वीडियो बनाकर, है ना, यूट्यूब पर दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न करना चाहते हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया मैंने। अगर आप अर्न नहीं करना चाहते तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर देने वाला पार्ट। बट अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, आपको लगता है यार फाइनेंशियली थोड़ा-सा पेरेंट्स को बर्डन थोड़ा बढ़ रहा है, तो ट्राई कर सकता हूँ मैं कम करने का, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। ये मैंने बनाया इसलिए, ठीक है? मेरा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल चल रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट बच्चों ने बोला कि सर अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे ना कुछ बता दोगे हमें कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, अर्निंग कैसे करते हो आप, एनिमेशन वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने इस चैनल पे बता रखी है। तो इस चैनल को देखना, वीडियो का फ़ायदा उठाना, सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बट वीडियो का फ़ायदा उठाना। येस और नो? चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी हमारे दूसरे भी चैनल है जैसे कि ये मेन पॉइंट गेमिंग है, ये तो अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि अभी मैं इस पे कुछ नहीं डालूँगा ठीक है? ये 6-6 महीने के गैप पे इसमें वीडियो आती है। दिखाऊँ? चलो बाद में दिखाऊँगा कभी। ये भरत कुमार खोरवाल है, मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो यहाँ पर अभी है ना कुछ टाइम बाद हम लाइव करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर बहुत ही 4-4 5-5 घंटे के लिए लाइव करता हूँ। ये देखो 3-3, 3-3, 2-2, 3-3 घंटे। कब कब जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, एमसीक्यू वगैरह सारे के सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं ना, तब हम लाइव वगैरह करते हैं, तो इस चैनल को देख लेना, सब्सक्राइब वगैरह करना चाहो तो कर लेना। तो यहाँ पर मेरी फ़ोटो वगैरह भी है, मैं वीडियो ब्लॉग्स वगैरह भी डालता हूँ, है ना? तो नैनीताल वगैरह गया था, तो आप देख सकते हो, मन करे तो आपको अच्छा लगे तो, ठीक है? बाकी जो आपके नोट्स हैं ना, वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएँगे, वेबसाइट का नाम आपको पता है ना, गूगल पे आके लिखोगे ना आप मेन पॉइंट स्टडी, ये लिखा आपने मेन पॉइंट स्टडी पे आओगे, ठीक है? नीचे की तरफ आओगे क्लास 11th पे, तो आपको मिल जाएँगे। अभी एक चैप्टर के अपलोड है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट बाकी चैप्टर के भी अपलोड हो जाएँगे और हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। वहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे पहले से ही एडेड हैं, तो आप भी ऐड हो जाना। ठीक है जी? टेलीग्राम का नाम है मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स। मैं अभी दिखा दूँगा आपको। बट पहले चलो इसको पहले कर लेते हैं। बाकी यार वेबसाइट पे है ना नोट्स एकदम फ्री है, कोई पैसे वगैरह नहीं है, एकदम फ्री नोट्स हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सपोर्ट करना चाहो ना तो कंट्रीब्यूटर्स के बटन से सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली। देखो अभी तो मेरे लिए नोट्स डालना ईज़ी हो रहा है, बट क्या पता जब आपके जूनियर आगे क्लास में आए, 11th में आया, 12th में आए, तो उनको पेड ना करना पड़े ना, तो इसकी वजह से आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चे अगर आप नहीं कर सकते फाइनेंशियली सपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पे आओगे तो जैसे ऐड वगैरह चली थी ना, ये ऐड वगैरह इस पे क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। ठीक है? ये इसमें दिख रहा है 97 बच्चे, बट 97 नहीं है, अब जो है वो 2000 या मैं कहूँ 2200 से ज़्यादा बच्चे हमारे ऐड हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स। ठीक है जी? तो इसको आप जॉइन कर लेना। और ये जैसे एक चैप्टर के नोट्स है, चैप्टर नंबर 1 के नोट्स है, बाकी नोट्स भी और कुछ नहीं तो मैं टेलीग्राम पे दे ही दूँगा। ओके, चलो जी, हो गई बात, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो पहला दिक्कत तो हमें समझ आ गई, तनाव जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकार को के बीच में होता है। पहला तो संस्कृति को लेकर, संस्कृति और भाषा को लेकर, प्रशासनिक पावर को लेकर और पैसों को लेकर, है ना?
तीसरा नेक्स्ट है जी राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन को लेकर, है ना? कभी-कभार क्या होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ना राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी विवाद होता है, ये मैं आपको बता ही चुका था। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति बेसिकली राज्यपाल को चुनता है, शपथ दिलवाता है, चुनता तो केंद्र सरकार ही है। केंद्र सरकार राज्यपाल को चुनती है और है ना वो है ना केंद्र सरकार जब राज्यपाल को चुनती है ना तो वो राज्य सरकार से नहीं पूछती कि जी इसको बनाए ना बनाए राज्यपाल, क्योंकि देखो दिल्ली का अगर कोई राज्यपाल है तो इसमें किसको किससे पूछना चाहिए? दिल्ली से पूछना चाहिए, है ना? अगर यूपी का कोई राज्यपाल है तो यूपी से पूछना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, गलत हो सकता हूँ बट मेरे को ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए। बट केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल जब सेलेक्ट करती है तो नहीं पूछती उस राज्य की सरकार से। तो इसको लेकर विवाद चलता रहा कि भाई हमसे पूछते क्यों नहीं आप? हमारे राज्य का राज्यपाल चुन रहे हो, हमसे पूछ क्यों नहीं रहे आप? इसको लेकर विवाद चलता रहता है। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ये मैं आपको बता ही चुका था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कांग्रेस का एग्जांपल दिया था कि 1959 में कांग्रेस ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके सीपीआई की सरकार को केरला के अंदर हटा दिया था और ये बोला था कि ये जो सीपीआई की सरकार है अच्छे से नहीं चला पाएगी राज्य को, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का हवाला देके कि जी ये तो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ये तो केरला में दिक्कत क्रिएट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये है अनुच्छेद 356। याद रखना अगर आपसे आए कि अनुच्छेद 356 क्या है, तो ये बता देना कि राष्ट्रपति शासन लगाने राष्ट्रपति शासन को हम अनुच्छेद 356 में डिफाइन कर रखा है। ठीक है? चलो, तो पहला तो हो गया जी केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर दिक्कतें चलती रहती है, राज्यपाल की और राष्ट्रपति शासन को लेकर दिक्कतें चलती रहती है और कभी-कभार नए-नए राज्यों की मांग को लेकर भी दिक्कतें चलती रहती है। बीच-बीच में बहुत सारे एरिया बोलते हैं कि हमारा राज्य अलग कर दो, हमें अलग राज्य दे दो हमारी भाषा का। जैसे मैं आपको बताता हूँ तेलंगाना, ठीक है? तेलंगाना पहले एक राज्य नहीं था। तेलंगाना पता है कब बना है? 2014 में। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? 7-8 साल पहले ये 6 साल ही हो गए, हाँ 8 साल पहले, 8-9 साल हो गए बेसिकली। 9 साल पहले तेलंगाना बना था, है ना? तो कितनी मतलब अजीब सी बात है कि अजीब सी बात क्या है कि अजीब सी बात तो नहीं है, मतलब ये बेसिकली ये बता रखा है कभी कभार नए नए राज्यों को लेकर भी मांग उठती रहती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं राज्य बोलते हैं कि जी अलग अलग राज्य हमारे बना दो, केंद्र सरकार बोलती है नहीं। तो इसको लेकर भी कभी ना कभी तनाव चलते रहते हैं, ठीक है? और अंतर्राज्यीय विवाद भी चलते रहते हैं। कभी-कभार एक राज्य का दूसरे राज्य को लेकर भी विवाद चलता रहता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ये एग्ज़ाम्पल तो इस टाइम बहुत मशहूर हो रखा है। वो है जी सीमा विवाद। एक है ना कर्नाटका, कर्नाटका और अपना महाराष्ट्र। इन दोनों के बीच में ना एरिया को लेकर दिक्कतें चलती रहती है और एक गाँव पड़ता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जिसका नाम है बेलगाँव। कर्नाटका के कहता है भाई जी अपना है ये, बात ऐसी है ये कर्नाटका के अंडर आता है। महाराष्ट्र कहता है नहीं जी बेलगाँव हमारा है, ये हमारे अंडर आता है। ठीक है? अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो नीचे है ना कमेंट बॉक्स में शायद कुछ बच्चे कर्नाटका वाले और महाराष्ट्र वाले बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे लड़ने भी लग जाएंगे कि नहीं जी हमारे एरिया में आता है, हमारे एरिया में आता है। वो अलग भारत में तो आता ही आता है, उसकी तो कोई लड़ाई नहीं है। बट ये इसको लेकर लड़ाई चलती रहती है। पानी को लेकर भी विवाद चलता रहता है, ठीक है? जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के जल को विवाद चलता रहता है, ठीक है? ये तमिलनाडु से होते हुए जाती है कर्नाटका, तो कर्नाटका वाले बोलते हैं कि जी पानी कम दे रहे हो आप, ये सारी की सारी बातें, है ना? और कुछ विशेष प्रावधान को लेकर भी दिक्कतें चलती रहती है, जैसे अनुच्छेद 370, ये 370 है। 370 आपको पता है ना जम्मू कश्मीर वाला, अब तो खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है? एक हमारा अनुच्छेद था 370 जिसमें ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान रहेगा जो कि अब खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे जो अलग-अलग राज्य हैं ना वो भी अलग-अलग विशेष प्रावधान की, विशेष पावर की माँग करते रहते हैं कि हमको अलग-अलग पावर दो, जैसे नागालैंड के पास है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के आप है ना जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं ले सकते, ये बात सही है। बट सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है। उत्तराखंड या जहाँ तक मेरे को पता है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में भी कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो ये कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं जिसको लेकर दिक्कतें चलती रहती है। बहुत सारे राज्य बोलते हैं कि यार इनको अलग पावर क्यों दे रखी है, ये हमसे अलग थोड़ना है, भारत का हर एक नागरिक सेम है ना? तो ये विवाद चलता रहता है। चलो जी, अब आते हैं थोड़ा-सा नीचे। समस्या जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने एक सशक्त केंद्र सरकार चाहते थे। ये चाहता ना मैं क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करता बट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखेंगे और सिर्फ चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो उनके लिए मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो बच्चे मत करना, प्लीज़ मत करना, बहुत बड़ी दिक्कत में फँस जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने ही देखने हैं। क्वेश्चन ये है कि जी भारत में एक सशक्त केंद्र सरकार को क्यों अपनाया? है ना?
मतलब केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर क्यों दी? पहला पॉइंट तो इसलिए है कि भारत को एकजुट जुट रखने के लिए ना केंद्र सरकार को पावर देना ज़रूरी था, नहीं तो ऐसे तो राज्य के पास ज़्यादा पावर रहेगी तो वो तो बोलेगा जी हमको अलग कर दो। तो ये दिक्कतें हैं, तो भारत की विविधताओं को समेटने के लिए केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर देना बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है? दूसरी बात है कि एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहते थे, जो विघटन प्रवृत्तियों पर अंकुश रखे, वही बात बता रखी है। पहला पॉइंट तो ये है कि विविधता को समेट कर रख सके। दूसरा है कि जो लोग अलग करवाना चाहते हैं ना राज्य को, वो लोग ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए। जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जम्मू कश्मीर में नॉट ऑल बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी जो बहुत ही गलत पॉलिटिक्स खेलते हैं और बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग करो भारत से, है ना? अगर केंद्र सरकार पावरफुल ना होती ना तो और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती, तो आज ये जम्मू कश्मीर अलग हो गया था भारत से। बट ये बात पता थी और उस टाइम हमारे संविधान निर्माताओं को पता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया कि कोई भी ऐसा बंदा जो है, ठीक है, वो अलग ना कर पाए, देश को तोड़ ना पाए, इसलिए केंद्र सरकार का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी? चलो, और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, अनंत तक, जब तक धरती रहने वाली है, जम्मू कश्मीर भारत का ही रहेगा। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देश की एकता बनाए रखने के साथ-साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्या ना, कि जो राज्य सरकार जैसे गरीबी खत्म करने के लिए अपने राज्य में कुछ वो कर रही है, तो उसके साथ-साथ केंद्र भी शक्तिशाली रहे और उन पर नज़र रखे और उनकी हेल्प करे कि वो भी गरीबी खत्म हो सके राज्य के अंदर से। जैसे कि मान लो कोई राज्य है अपना, राज्य ए है, लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं, एक राज्य ए है, दिक्कतें चल रही है वहाँ पर। राज्य सरकार अपना ट्राई कर रही है गरीबी खत्म करने के लिए, तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, तो राज्य सरकार क्यों मदद कर पा रही है? यस और नो? तो इसलिए भी राज्य सरकार जो है राज्य सरकार की मदद हो पाए, इसलिए भी केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। ठीक है? तो ये भी यही बात लिखी है विकास के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है? चलो, यहाँ पर होता है अपना चैप्टर खत्म। नोट्स जो हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएँगे। टेलीग्राम चैनल जॉइन करना मत भूलना, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह भी पूछ रहा हूँ मैं आजकल वहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मेरे को पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तभी मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि मेरे को बहुत सुनने के लिए मिलता है कि सर आप अपलोड ही नहीं कर रहे सर, पराया समझ रहे हो हम आप हमें, है ना? करूँगा मैं अपलोड, हिंदी में कर रहा हूँ बच्चे, है ना? नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी हो जाएगा। बना लिए नोट्स मैंने नेक्स्ट चैप्टर के भी, बस अपलोड करना रह गया। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये नोट्स आपको दिख रहे हैं? ये मैं नोट्स बना चुका हूँ स्थानीय शासन के भी, बस अपलोड करना रह गया है। ठीक है? चलो, बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल थे चेक कर लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ना लगे कोई बात नहीं। अगर आपका मोटिव वैसे देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए पूरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट फिर भी वो ढंग से अर्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया, इट्स टाइम टू गेन सम फाइनेंशियल नॉलेज, पैसे कमाना सीखो। ठीक है? तो देख लेना इस चैनल को, अच्छा लगे तो। 22,000 सब्सक्राइबर है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है? तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।